हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर शुरू किया जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य हम पढ़ रहे हैं, उसका वीडियो नंबर 2 है। पिछले वीडियो में डिटेल में हमने कार्य के बारे में जाना कि कार्य क्या है। फिजिक्स हमें कार्य के बारे में क्या सूचना दे रहा है, कैसे परिभाषित किया कार्य को फिजिक्स ने। हमने कहा जब बल नियत हो, एक ऐसा बल जो अपना मान भी ना बदले, अपनी दिशा भी ना बदले और लगातार किसी वस्तु पे कार्य करता रहे, तो हम कहते हैं कि ये एक नियत बल है। हमने सीखा बच्चों कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते हैं। उसके साथ लिए हमारे पास एक सूत्र आया Fs cos थीटा या F.S। आज की वीडियो में बच्चों हमारा काम है कि जब बल नियत ना हो, मतलब बल बदल रहा हो, क्योंकि आप जानते हैं डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है बल को नियत रखना। किसी चीज़ को खींचना पड़ रहा है, कभी कम बल की ज़रूरत है, कभी ज़्यादा बल की ज़रूरत है, कभी इस दिशा में बल लगाना पड़ रहा है, कभी इस दिशा में बल लगाना पड़ रहा है। मतलब बल का मान भी बदलता रहता है और बल की दिशा भी बदलती रहती है। तो सीधी सीधी बात है, बल नियत नहीं है, बल बदल रहा है, बल परिवर्ती है। पिछले वीडियो में हमने नियत बल का कार्य निकालना सीख लिया। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बता दो, अगर मैं आपसे कहूँ कि बल लगातार बदल रहा है और मैं कहूँ कार्य निकाल लो, और आप कहें कार्य निकाल लो Fs cos थीटा, तो उसमें बल रखोगे क्या? बल तो लगातार बदल रहा है, तो आप बल रखोगे क्या? इसीलिए जो Fs cos थीटा है, F.S है, वो सीधा सीधा यहाँ नहीं लगाया जा सकता जब बल परिवर्ती हो। तो कैसे निकलेगा बल? अगर कैसे निकलेगा कार्य अगर बल बदल रहा हो? तो मैंने कहा फिजिक्स ने हमें रास्ता दिया है। फिजिक्स ने हमें सब रास्ते दिए कि अगर ये नहीं हो सकता तो कुछ जरूर होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे कि किसी परिवर्ती बल का कार्य कैसे निकाला जाता है। तो आप सब हेडिंग लगाएंगे, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। आप इसमें हेडिंग लगा सकते हैं अपने आप, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। एक बार पहले मुझे कार्य का वो सूत्र बताओ जो आपने अभी पढ़ा। आपने कहा भैया हमने पढ़ा है Fs cos थीटा। हमने कहा F क्या है? आपने कहा ये बल है। S क्या है? आपने कहा ये विस्थापन है। किसका विस्थापन? पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि S क्या होता है, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण। लेकिन बच्चों आज से ध्यान रखना है, ये अगर बल नियत है, ये अपना मान और अपनी दिशा नहीं बदल रहा, तब तो हम ये सूत्र लगा देंगे सीधा सीधा। लेकिन अगर ये बल परिवर्ती हुआ तो हम ये सूत्र नहीं लगा सकते। Fs cos थीटा तभी लग सकता है जब ये बल नियत हो, बदल नहीं रहा हो। लेकिन अगर बल बदल रहा है तो हम सीधा सीधा इस सूत्र को Fs cos थीटा को नहीं लगा सकते। आपने कहा ठीक है, तो हमें ये बताओ अब कि अगर बल नियत है कार्य निकाल लेंगे, लेकिन बल बदल गया तो कार्य कैसे निकालें? मैंने कहा चलो आ जाओ करते हैं। उसके लिए बच्चों एक ग्राफ खींचते हैं हम। मैंने कहा यहाँ लेते हैं बल और यहाँ लेते हैं बच्चों विस्थापन। आपने कहा ठीक है, ग्राफ हमने सीख रखे हैं। मैंने कहा मुझे एक बार ये बता दो कि ये ग्राफ में बल कैसा है। आपने कहा भैया बल का मान लगातार एक ही है, बल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब बल बदल नहीं रहा है, सीधी रेखा है, मतलब बल का मान नियत है, ना बल की दिशा बदल रही है और ना इसका मान बदल रहा है, तो हम ये कहेंगे ये नियत बल है। मैंने कहा ठीक है, कितना बल है जी? आपने कहा ये F बल है। मैंने कहा वस्तु यहाँ से चली जहाँ विस्थापन 0 है, S बराबर 0 है, और वस्तु चलते 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 यहाँ पहुँची जहाँ विस्थापन का मान S है। तो मैंने कहा बताओ कार्य कितना हुआ? आपने कहा कार्य बराबर Fs cos थीटा। F कितना है? F है। विस्थापन कितना है? S है। थीटा कितना है? मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मेरी ये बात मानो कि बल ऐसे लग रहा है और वस्तु चल भी ऐसे ही रही है, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा 0 होगा। तो हमने कहा थीटा 0 है, cos 0 1 हुआ, तो ये आ गया Fs। तो आपने कहा W बराबर Fs आया। मैंने इनको सबको पीछे छोड़ते हुए आपको एक काम दिया अलग से कि भाई जो मैंने ये बनाया है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। आपने कहा क्षेत्रफल निकाल लें। आपने कहा ये एक आयत है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई।
मुझे बताओ इसकी लंबाई कितनी है, आप कहोगे इसकी लंबाई s है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा इसकी चौड़ाई कितनी है, आप कहोगे चौड़ाई इसकी f है। मतलब इस आयत का क्षेत्रफल fs आया है। जैसे ही आपने इसको देखा आपकी बाँछें खिल गई, आप खुश हो गए। आपने कहा कि आयत का क्षेत्रफल fs और किया गया कार्य भी fs, मतलब दोनों बराबर हैं। क्या बात समझ आई कि अगर बल नियत है, अभी के लिए सुनो, तो जो ये ग्राफ बनेगा ये एक आयत बनेगा। क्या बनेगा? आयत। इस आयत का क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर है। कार्य मैंने यहां से नहीं निकाला, कार्य मैंने सूत्र से निकाला, क्षेत्रफल मैंने इस ग्राफ से निकाला। मुझे ये पता चला कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो ही बल द्वारा कृत कार्य है, बल द्वारा कृत कार्य है। आपने कहा बिल्कुल समझ आ गया। तो आपने कहीं कॉपी में अपने नोट्स में लिखा कि अगर हमें बल विस्थापन ग्राफ दिया गया है, बल विस्थापन ग्राफ दिया गया है और उसका हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें अलग से बल निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्षेत्रफल ही उस कार्य के बराबर होगा। तो बच्चों अपने नोट्स में लिखना कि बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल, बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। किसने किया कार्य? वो बल ने किया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि ये तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि इस ग्राफ का क्षेत्रफल, बल विस्थापन का क्षेत्रफल हमें किए गए कार्य की गणना में सहायता प्रदान करता है। असली बात तो, मुद्दे की बात तो अब शुरू होती है यहां से। आपने कहा, एक मिनट बच्चों, फिर से एक ग्राफ ड्रॉ किया। यहां बच्चों मैंने बल लिया और यहां हमने लिया विस्थापन। आपने कहा ठीक है, विस्थापन को हम S से प्रदर्शित करते हैं और बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। आपने कहा कि भैया देर ना करो, हमें ये बता दो ये परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे। मैंने कहा सुनो, फिर जब सीधी रेखा खींची तो मुझे पता था कि बल बदल नहीं रहा है, बल नियत है। लेकिन बच्चों मुझे बस एक बात बता दो, अगर मैं कुछ ऐसा कुछ खींच दूं, कैसा भी, बस सीधी लाइन ना हो, तो मुझे एक बात बता दो कि ये बल कैसा है। तो आपने कहा कि बल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये बल परिवर्ती बल है क्योंकि लगातार बदल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको यहां मिला दिया। बच्चों ध्यान से सुनते रहना। और इसको मैंने कहा S1। आप कहोगे S1 क्यों? क्योंकि बच्चों ये विस्थापन है, विस्थापन को S से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मैंने इसको S1 बोल दिया। और हमने कहा इस वस्तु को चला के हम कहीं यहां लेके गए जहां वस्तु का विस्थापन S2 है। पहले वस्तु का विस्थापन कितना था? S1। बाद में वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? S2। आपने कहा कि इस कार्य द्वारा जो ये इस बल द्वारा, ये जो बल है इसके द्वारा किया गया कार्य निकालो। पहले मुझे एक बात बता दो, देख के पता चल रहा है क्या बल कैसा है? आपने कहा बल परिवर्ती है, लगातार बदल रहा है। जरूरी नहीं है कि लगातार बदले, लेकिन बदल रहा है तो परिवर्ती है। हो सकता है कहीं नियत है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर नियत हो जाए। लेकिन अगर बदल रहा है कहीं भी तो हम उसको परिवर्ती बल बोलेंगे। और अभी हम सीख क्या है कि अगर हमारे पास बल विस्थापन ग्राफ है, बल विस्थापन ग्राफ है, तो अगर मैं उसका क्षेत्रफल निकाल दूं तो हमें कार्य मिल जाता है। तो मैंने यहां लिखा बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल। बच्चों इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी चाहिए कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं तो हमें बल द्वारा कृत कार्य मिल जाएगा। मतलब मुझे कार्य निकालना है तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब मेरा सारा फोकस सिर्फ ये हो गया कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लूं। ना तो भाई ये त्रिभुज है जो मैं इसका सूत्र याद लगा दूं, ना ये कोई आयत है, ना ये कोई वृत्त है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, तो मैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लूं। तो हमें फिजिक्स ही कहता है कि आप ऐसा करो, आप ना इसके छोटे छोटे हिस्से कर लो, इस पूरे हिस्से के। मैंने कहा अच्छा करते हैं। हमने ये बनाया बच्चों छोटा सा हिस्सा। आपने कहा ठीक। आपने कहा कितना छोटा बनाना है भैया? मैंने कहा इतना छोटा बनाओ कि उस हिस्से में जो बल है वो नियत हो जाए। आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ बल लगभग एक जैसा है। देखो यहाँ तो बल घटा है, फिर बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने 2 पॉइंट लिखे, तो इतने हिस्से में बच्चों बल कैसा है? नियत है।
और नियत बल का सूत्र तो हम जानते हैं कि क्या होता है, वो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। मैंने इसको ऐसे कर दिया, मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ, मैंने कहा इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे क्या? आपने कहा इसका क्षेत्रफल तो निकाल देंगे, ये तो आयत बन रहा है, देखो आयत बन रहा है भाई है। हमने कहा आगे करो, आपने कहा यहाँ करते हैं, यहाँ कहाँ करते हैं, यहाँ। मैंने कहा कितना छोटा, आपने कहा इतना छोटा भैया कि यहाँ जो फोर्स है वो लगभग नियत रहे, ना बदले। आपने कहा ठीक। ऐसे ही बच्चों मैं इसको हर जगह इतने छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकता हूँ जिसमें बल नियत हो। क्या आपको बहुत सारे बनाने हैं? नहीं बच्चों, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इतने सारे बना रहा हूँ। आप तो एक बना लेंगे बस, ये वाला, ठीक है। आपने कहा ठीक है। आप कहोगे यहाँ तो भैया बदल रहा है, मैंने कहा थोड़ा और छोटा कर लेना, ठीक है, वो तो समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब बच्चों अगर मैं ऐसा करूं तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी बहुत सारी आयताकार पट्टियाँ, ये आयत है बच्चों, आयत, ये भी आयत है, ये भी लगभग आयत है, मैं बहुत सारी आयताकार पट्टियाँ बना सकता हूँ। पहली आयताकार पट्टी यहाँ बनेगी, सबसे पहली आयताकार पट्टी यहाँ बनेगी, बहुत छोटी। आपने कहा बिल्कुल। सबसे लास्ट की कहाँ बनेगी? आपने कहा सबसे लास्ट की यहाँ बनेगी, ये। अब ये जितनी भी पट्टियां हैं सब आयताकार हैं और आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल मुझे निकालना आता है। आपने कहा हाँ। इस पूरे का तो कोई सूत्र मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मुझे इतना तो पता है, मैंने मान लिया बच्चों ये जो छोटा सा विस्थापन है ये ds है, इतना। और मैंने ये मान लिया कि इस दौरान जो बल लग रहा है ये हमारा F है। बल लगातार बदल रहा है, लेकिन बच्चों इतने हिस्से में देखो हमारा बल नियत है। यहाँ कुछ और बल है, लेकिन इतने छोटे से हिस्से में बल बदल नहीं रहा है। यहाँ बल कुछ और है, लेकिन इतने हिस्से में बल बदल नहीं रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इन सारी पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल लो और सारी पट्टियों के क्षेत्रफल को जोड़ दो, तो क्या मुझे सारा क्षेत्रफल मिल जाएगा? आपने कहा बिल्कुल। और अगर सारा क्षेत्रफल मिल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपने कहा हमें मिल जाएगा कुल कार्य। और हम क्या निकालने के लिए घूम रहे हैं? हम कुल कार्य निकालने के लिए घूम रहे हैं। तो फिजिक्स ने हमें सहायता दी कि भाई आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो। पूरे का क्षेत्रफल एक बार नहीं निकाल सकते, छोटी छोटी पट्टियां बनाओ। मैंने कहा छोटी पट्टी एक आयत का रूप लेगी, आयत का क्षेत्रफल मैं निकालना जानता हूँ। ऐसे बहुत सारे आयत मुझे मिलेंगे और सबका क्षेत्रफल निकाल के मैं उन्हें जोड़ दूंगा। तो हमने कहा इसका नाम देते हैं कुछ, इस आयत का क्या नाम दे बच्चों? इसका नाम देते हैं ABCD। तो हमने लिखा आयताकार पट्टी ABCD का क्षेत्रफल। आपने, अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्षेत्रफल बहुत छोटा सा होगा, आपने कहा जी बिल्कुल छोटा सा क्षेत्रफल होगा, तो इसलिए हमने DA लिखा। जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि ये D छोटी सी परिवर्तन को बताता है या छोटी मात्रा को बताता है। तो DA का मतलब है छोटा सा क्षेत्रफल। ये एक छोटा सा आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लंबाई बच्चों DS है। लंबाई वैसे बड़ी चीज़ को कहते हैं तो बड़ी इसको बोल लेता हूँ। इसकी लंबाई बच्चों कितनी है? F है। तो हमने कहा इसकी लंबाई F है और इसकी जो चौड़ाई है वो DS है। आपने कहा सही, अब आ गया। ऐसे ही इस पट्टी का भी निकाल लेंगे, इस पट्टी का भी निकाल लेंगे, इस पट्टी का भी, सबका निकाल देंगे और सबको जोड़ देंगे तो मुझे टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा। और बच्चों फिजिक्स में ऐसे परिवर्ती चीज़ों को जोड़ने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन या समाकलन। अतः कुल क्षेत्रफल, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लूँ, उसके लिए मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। A बराबर इंटीग्रेशन DA। जब मैं छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो मुझे बड़ा क्षेत्रफल मिल जाएगा और छोटा सा क्षेत्रफल है FDS। तो बच्चों ये हमने क्या निकाल लिया? टोटल क्षेत्रफल। और मुझे बता दो ना, टोटल क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? आपने कहा ये क्षेत्रफल कार्य के बराबर होता है। अतः मुझे पता चल गया कि अगर बल हमारा बदल रहा है तो हम ऐसे करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट के टोटल क्षेत्रफल निकाल के कुल कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फंबल होता है तब बच्चों, अगर मैं कहीं बल की जगह कार्य बोल दूं, कार्य की जगह बल बोल दूं, तो थोड़ा समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो बच्चों अगर बल हमारा कैसा है? परिवर्ती, तो कार्य का सूत्र बनेगा W बराबर FDS। लेकिन ये तब मानना है बच्चों मैंने कि जब बल
और विस्थापन एक ही दिशा में है। हाँ, बल कम ज़्यादा हो रहा है, देखो बल ज़्यादा हुआ फिर कम हुआ, लेकिन दिशा नहीं बदल रहा है, अभी दिशा नहीं बदल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। इसलिए मैंने यहाँ थीटा 0 रखा है, इसलिए यहाँ कोस 0 1 हो गया। कोस की जरूरत हम नहीं पड़ी। लेकिन अगर दोनों एक दिशा में ना हो, यदि बल व ds, बल F व ds के बीच कोण थीटा हो, तब ये कार्य बच्चों कितना बनेगा, F ds कोस थीटा, या मैं कह सकता हूँ F डॉट ds। कल हमने सब सीखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। F डॉट ds, A डॉट B क्या होता था, ए बी कोस थीटा, F डॉट ds क्या होगा, F ds कोस थीटा। आप जब जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें लिमिट्स की भी जरूरत पड़ती है। लिमिट किस चीज़ की, जो D के साथ लिखा है, D के साथ S है, S क्या है, विस्थापन। शुरू में बच्चों विस्थापन S1 था, तो हम S1 से विस्थापन इंटीग्रेशन शुरू करके कहाँ तक पहुँचेंगे, S2 तक। जो नीचे लिखा होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुआ है उसको यहाँ लिखते हैं, जहाँ इंटीग्रेशन खत्म हुआ है उसको यहाँ लिखते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ये था बच्चों हमारा सारा काम परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। तो मैं आपसे पूछूं नियत बल का कार्य क्या, आप सीधा बोलेंगे F डॉट S, Fs कोस थीटा। मैंने कहा ठीक है। मैंने आपसे पूछा अगर बल बदल रहा हो तो अब क्या करेंगे, आपने कहा तब भैया हम पूरे रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे, पूरे रास्ते को, और पहले उस छोटे से हिस्से का कार्य निकाल लेंगे, कितना, F ds। ये छोटा सा कार्य है ना, देखो छोटा सा एरिया मतलब छोटा सा कार्य, और उसके लिए हमने कार्य कितना निकाला, F ds, और कुल कार्य निकालने के लिए हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने इस ग्राफ की सहायता क्यों ली है। हमें पता है कि अगर हमारे पास बल और विस्थापन का ग्राफ है और उसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, यहाँ तक का विस्थापन के अक्ष तक का क्षेत्रफल निकाल लें, तो उस क्षेत्रफल से हमें किए गए कार्य का मान पता चल जाता है। आपने कहा बिल्कुल समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सूत्र क्या है जब बल परिवर्ती हो, आपने कहा ये लगेगा इंटीग्रेशन F डॉट ds या इंटीग्रेशन F ds कोस थीटा, और लिमिट्स डाल ली जाएंगी जहाँ से हमने शुरू किया है चलना और जहाँ हम पहुँचेंगे। ठीक है बच्चों, मेन बात ये है कि ये तब तो लग ही जाता है जब बल परिवर्ती है। इस सूत्र को हम तब भी लगा सकते हैं जब बल नियत हो। अगर बल नियत होगा तो हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर नियत चीज़ें हों, कॉन्स्टेंट चीज़ें हों, तो उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सूत्र दोनों जगह लग जाएगा, चाहे बल नियत है चाहे बल परिवर्ती है। लेकिन वो जो Fs कोस थीटा है वो हमेशा तभी लग पाएगा जब बल नियत होगा, लेकिन फिर भी हम इसको तभी यूज करते हैं जब बल परिवर्ती हो। मैं इसको उठा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अब करेंगे हम अपने कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आपने बहुत सारे बल अब तक पढ़े, उनमें से कोई एक ऐसा बल छांट के मुझे बताओ जो परिवर्ती हो, जिसका मान बदल रहा हो या जिसकी दिशा बदल रही हो। आपने कहा ऐसा बल, बहुत सोचा आपने और आपके दिमाग में आया ऐसा बल तो भैया अभिकेंद्र बल था। जब वस्तु वृत्तीय गति कर रही थी तो वस्तु पर लगातार केंद्र की तरफ एक बल कार्य कर रहा था। आपको पता है कि वृत्तीय गति में एक ऐसे बल की ज़रूरत होती है जो लगातार केंद्र की तरफ काम करे, और इसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब ये वस्तु यहाँ थी तो ये ऐसे था, यहाँ थी ऐसे था, यहाँ थी ऐसे था। तो आपने देखा इस बल को हमेशा केंद्र की तरफ रहने के लिए लगातार अपनी दिशा को बदलना पड़ रहा है। देखो ध्यान से, ऐसे था फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, दिशा लगातार बदल रही है। तो अभिकेंद्र बल क्या है, आपने कहा ये एक परिवर्ती बल है। बच्चों यहीं के यहीं आप एक बात भी ध्यान रख लेना, क्योंकि अभिकेंद्र बल हमेशा ऐसे काम करता है और वस्तु का विस्थापन ऐसे है। आप कहोगे वस्तु का विस्थापन ऐसे है, नहीं भाई, यहाँ थोड़ी देर के लिए वस्तु ऐसे चल रही है फिर वो मुड़ जाएगी। तो देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच ये विस्थापन है, ये बल है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है और कोस 90 0 होता है। इसलिए अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। हमेशा उस वस्तु पर, जो वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, उसके ऊपर अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि कितना होता है, तो आप बता देंगे शून्य होता है। कई बार पूछते हैं शून्य क्यों होता है, तो आप बता देंगे क्योंकि अभिकेंद्र बल तथा विस्थापन में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है और कोस 90 0 होता है। ठीक है, आपने कहा ठीक है, अभिकेंद्र बल के बारे में पता चल गया। बात आगे बढ़ाते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा
हम आज जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमारा बल दिया होगा समीकरण के फॉर्म में। शुरू करते हैं। मैंने कहा बच्चों कि मुझे सबसे पहले आप ये पहचान के बताओ कि ये जो बल है ये कैसा बल है। ये जो मैंने आपके सामने लिखा बच्चों, जब तक बल की पहचान आपको नहीं होगी तब बहुत मुश्किल होगी आपको कार्य निकालने में, क्योंकि कार्य निकालने के लिए हमें पहले बल पता होना चाहिए कि परिवर्ती है या एक समान है। आपने कहा भैया ये बल बदल नहीं रहे हैं, यहाँ कोई XYZ नहीं है, 2 हमेशा 2 होगा, 3 हमेशा 3 होगा, 5 हमेशा 5 होगा, ये तो हमेशा एक नियत बल है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं कि मुझे ये बल बताओ आप XI कैप, YJ कैप और ZK कैप। आपने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, X अपना मान कुछ भी ले सकता है, Y भी अपना मान कुछ भी ले सकता है, Z भी अपना मान कुछ भी ले सकता है, तो ये एक परिवर्ती बल है। तो बस इतना आसान है नियत बल और परिवर्ती बल पहचानना। अगर बल बदल रहा है वो परिवर्ती है, बल नहीं बदल रहा है तो वो नियत बल है। मैंने कहा चलो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हम ना बल को ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर Fx I कैप प्लस Fy J कैप प्लस Fz K कैप। मैंने कहा हाँ, आपने सीखा हुआ है सदिश में कि किसी भी सदिश के 3 घटक होते हैं, x घटक, y घटक और z घटक। इस बल ने किसी वस्तु को विस्थापित कर दिया, ये बल लगा होगा किसी वस्तु पे और वो वस्तु विस्थापित होकर कहीं चली गई और उसका विस्थापन है बच्चों XI कैप YJ कैप प्लस ZK कैप। या मैं ये कहूँ कि ये बल नियत बल नहीं है, ये परिवर्ती बल है। आप कहोगे कैसे पता, यहाँ तो पता भी नहीं है कि ये बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं। मैंने कहा अगर नहीं भी पता है तो मान लो कि ये परिवर्ती बल है। और बच्चों परिवर्ती बल में हम सारे कार्यों को एक साथ नहीं करते। आपने भी देखा कि रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो मैंने कहा वो छोटा सा जो हिस्सा है, छोटा सा जो विस्थापन है वो है हमारा DXI कैप DYJ कैप प्लस DZK कैप। आपने कहा ठीक है, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और वस्तु टोटल x1 y1 और z1 से चलकर x2 y2 और z2 तक गई। अगर आपको अभी समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो बस थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इंतजार करो, एकदम समझ आ जाएगा। मैंने कहा कोई वस्तु यहाँ बैठी थी इस बिंदु पर, जैसे हम बोल देते हैं 3 2 1, उस वस्तु पे ये बल लगा, मैंने मान लिया परिवर्ती है, और वस्तु उठ के इस बिंदु पे चली गई। ये टोटल विस्थापन उसका ऐसे है। क्योंकि बल परिवर्ती है तो मैं इस रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में बांटूंगा। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि बल परिवर्ती है, एक साथ सारा काम नहीं कर सकते, रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। छोटे से हिस्से का कार्य निकाल लेंगे, फिर छोटे से हिस्से का कार्य निकाल लेंगे, फिर छोटे से हिस्से का कार्य निकाल लेंगे और सारे कार्यों को हम जोड़ देंगे। आपने कहा ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या कि हमने छोटे छोटे विस्थापन लिए। ये छोटा सा विस्थापन जो है ds, ये है हमारा DXI कैप प्लस DYJ कैप प्लस DZK कैप। मैंने कहा कार्य निकाल लो। आपने कहा छोटा सा कार्य होगा, छोटा सा कार्य, क्योंकि हम छोटा सा चले हैं ds, कार्य होगा F डॉट ds। आप कहोगे भैया बल तो परिवर्ती है, ये सूत्र तो तब लगता है सिर्फ जब बल नियत हो। मैंने कहा हाँ, F डॉट ds तब लगता है जब बल नियत हो। तो बच्चों मैंने ये छोटा सा जो हिस्सा बनाया है ds, ये इतना छोटा है कि उसके अंदर ये बल नियत ही रहेगा, जैसा भी मैंने आपको ग्राफ में करके सिखाया। F की जगह रखा बच्चों हमने FXI कैप FYJ कैप FZK कैप, यहाँ लगाया ds, डॉट लगाया, ds का मान रखा DXI कैप DYJ कैप DZK कैप। क्या आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है? हाँ, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो Fx की गुणा होगी dx में, Fx dx, Fy की गुणा होगी dy में, Fy dy, Fz की गुणा होगी dz में। आपने कहा ठीक है, ये हमने छोटा सा कार्य निकाला जो इस हिस्से में हुआ है ds में। मैंने कहा अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का टोटल कार्य निकालना हो, आपने कहा निकाल देंगे कुल कार्य। आपने कहा कैसे? मैंने कहा इंटीग्रेशन करके। आपने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन पहुंचा अलग अलग। या एक मिनट मैं अच्छे से करके सिखाता हूँ, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे।
एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। आपने कहा ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू, छोटे छोटे कार्य मिलके बड़े कार्य हो जाएगा, तो हमने डी डब्ल्यू को जोड़ के डब्ल्यू कर दिया। और मुझे बताओ वस्तु चली कहाँ से थी, आपने कहा वस्तु यहाँ से चली, x1 y1 z1 से चल के कहाँ पहुँची, x2 y2 और z2 तक पहुँची। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। लेकिन बच्चों हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि w बराबर, आप सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करो अलग से, एफ एक्स डी एक्स, इसका अलग करो एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड का अलग करो। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ क्या ये वस्तु x में बल लगा रही, वस्तु पे x में बल लग रहा है, ये y में लग रहा है, ये z में लग रहा है, तो वस्तु x में कहाँ से कहाँ गई, तो x में वो x1 से x2 गई, x1 से x2 गई। y में कहाँ से गई, y1 से y2 गई, y1 से y2। और z में कहाँ से गई, z1 से z2। तो हमने लिखा z में गई z1 से z2। और ये बच्चों हम तब यूज करेंगे जब हमें कार्य ऐसे परिवर्ती रूप में दिखेगा, एक्स वाई जेड के रूप में दिखेगा और एक जगह से वस्तु दूसरी जगह जाएगी, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। आपने कहा समझ आ गया, इसको नोट कर लेना, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बिल्कुल कि कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ और करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पे कोई बल लगा। बच्चों देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए आप खुद से लिख लिया करो। मैं बोल रहा हूँ कि किसी वस्तु पर एक बल F बराबर 2x + 3 लग रहा है। कितना लग रहा है, 2x + 3 किसी वस्तु पर। और इस बल के कारण वह वस्तु 2x बराबर 2 से चलकर x बराबर 4 तक पहुँची। तो बताओ कितना कार्य हुआ, कार्य की गणना करो। आपने कहा ठीक है, पहले मुझे बताओ इसको देख के क्या क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया। आपने कहा कि f है 2x + 3, मतलब जो f है ना वो x पे निर्भर करता है। और वस्तु पे जब ये बल लगा तो वस्तु x अक्ष पर चलकर, देखो x की बात हो रही है तो x अक्ष पे चल रही है, तो x बराबर 2 से x बराबर 4 तक पहुंचा। अगर मैं कहूँ ये x है तो ये x बराबर 2 है और ये x बराबर 4 है, तो वस्तु यहाँ से चल के यहाँ पहुंची। मैंने कितना कार्य करना पड़ा। आपने कहा भैया ये ना एक परिवर्ती बल है। मैंने कहा आपसे कैसे पहचानना, आपने कहा क्योंकि इसमें x आ रहा है, जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा ये बल भी बढ़ता जाएगा, x का मान घटेगा तो ये बल भी घटेगा, इसका मतलब ये एक परिवर्ती बल है। और मैंने कहा परिवर्ती बल का कार्य कैसे निकालते हैं। आपने कहा अभी सीखा कि कार्य निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, f का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ x है। y होता तो अलग से एक और लिखते f व dy, एक और लिखते अगर z होता, लेकिन यहाँ खाली x है तो इतने से काम चल जाएगा। वस्तु चली कहाँ से है, 2 से, पहुँची कहाँ, 4 तक। आपने लिखा ठीक 2 से 4, f का मान लिखा 2x + 3 और बच्चों यहाँ लिखा dx। इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, ये 2 है, x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2/2, पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2/2। यहाँ 3 अकेला है तो यहाँ जो होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा x। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इस वीडियो को बंद करके पहले इंटीग्रेशन सीख के आएंगे कि कैसे हो रहा है। और ये हो जाएगा 2 से 4, 2 से गया 2 तो ये बचा बच्चों x² + 3x 2 से 4। सबसे पहले अपर लिमिट डाल लेंगे, मतलब ऊपर वाला यहाँ डालते जाएंगे, x की जगह 4 लिखेंगे तो 4 की घात 2 16, 4 तिया 12, बीच में आएगा माइनस का साइन। अब x की जगह 2 डाल लेंगे, 2 की घात 2 4 + 2 तिया 6, ठीक है। आप कहेंगे 16 और 12 होते हैं 28 और 6 और 4 होते हैं 10, यह आ जाएगा 18। अब मान लो ये बल न्यूटन में दिया है और ये मीटर में दिया है, तब जाके ये हमारा जूल में आंसर आ जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ बच्चों मात्रक लिख देते हैं खाली कि 18 मात्रक कार्य हुआ है। कोई मुश्किल था क्या। आपने कहा कोई भी मुश्किल नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इसी पे अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारा बल है F वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनना,
3y² प्लस 2y। और हमें ये कहा गया है कि इस बल की वजह से जो वस्तु है हमारी वो 1, 2 से चलकर, कोई बिंदु है 1, 2, यहाँ से चल के 2, 4 तक पहुँची। 1, 2 से चल के 2, 4 तक पहुँची। ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। हमें कहा गया कि बताओ कितना कार्य हुआ। मैंने आपसे फिर से पूछा कि पहचान करो बल कैसा है। आपने कहा परिवर्ती बल है। मैंने कैसे पहचानना? मैंने पूछा आपसे कैसे पहचानना, आपने कहा भाई y लिख रहा है, y बदलता जाएगा, f बदलता जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो कार्य के लिए सूत्र लगेगा F/ds। लेकिन यहाँ तो y है तो यहाँ y लिख दो। क्या यहाँ x है? नहीं है। z है? नहीं है। तो एक से काम चल जाएगा। शुरू कहाँ से होगा? y को देखना है। ये x होता है, ये y होता है, तो y शुरू में 2 था और बाद में ये हो गया 4, तो ये 2 से 4 होगा। f का मान कितना? 3y² प्लस 2y और यहाँ लिखेंगे dy। 2 से गए 4। इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। y² का इंटीग्रेशन होता है y की पावर 3/3। 2y का होता है y की पावर 1 है, 1 जोड़ 2/2। इंटीग्रेशन आना चाहिए तब ये पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। 3 से 3, 2 से 2, तो बचा y की घात 3 प्लस y की घात 2 और बच्चों 2 से गया 4। पहले हर जगह 4 डाल लेंगे। 4 की घात 3 प्लस 4 की घात 2, बीच में आता है माइनस, अब डाल लेंगे 2। 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2। 4 की घात 3 64 होता है, 4 की घात 2 16 होता है, 2 की घात 3 8, 2 की घात 2 4, 16 और 64 80 होता है। 8 और 4 12 होता है, चोर नहीं, 8 और 4 12 होता है। ये आ जाएगा बच्चों 68। अगर ये यहाँ न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो ये जूल में आ जाएगा, वरना लिख देंगे मात्रक। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। अब बच्चों हम बढ़ते हैं जब x y दोनों दिए हुए हों। अगर इसी क्वेश्चन में वो बढ़ा के ये कह दे आपको कि जो बल है ना वो कुछ इस तरीके का है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, हमें कहा किसी वस्तु पे एक बल लग रहा है। बल है xi कैप प्लस yj कैप, और इस बल के कारण जो वस्तु है वो 1 3 से चलकर -1 3 तक पहुंची। सॉरी 3 जुगा तो रखेंगे तो फिर तो कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं -1 3 से लेके 1, इसको कर देते हैं -1 2 से लेके 1 3 तक गई। बताओ कितना कार्य हुआ। आपने कहा अब हमें मुश्किल नहीं होगी, हमने पहचाना कार्य कैसा है। हमने सॉरी कार्य नहीं बच्चों, बल। मैं बहुत फंबल हो जाता हूँ ये बोलते हुए, कार्य बल, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्यों है भाई परिवर्ती? आपने कहा एक्स वाई है, एक्स वाई बदलेंगे तो बल बदल जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हमें समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य होता है FDS, लेकिन यहाँ तो एक्स वाई है तो आप लिखोगे FDX। जब यहाँ x है तो यहाँ x वाला लिखा जाएगा। अब y भी है तो आप FDY लिखोगे और यहाँ साथ में लिखोगे y। अब मुझे बताओ x में कहाँ से कहाँ गए हम? माइनस ये x होता है, -1 से 1 तक हम गए, -1 से 1 तक गए। y में ये y है, 2 से हम 3 गए, 2 से 3। fx कितना है? जो x में है। x कैसे पहचानेंगे x y? बच्चों जो i कैप के साथ होगा वो x वाला होगा, ठीक है, और जो j के साथ होगा मतलब y वाला होगा। तो ये होगा यहाँ dx के साथ आएगा x, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा मैं, उसे बता ही ना हूँ पहले। तो ये fx की जगह x आ जाएगा, xi कैप लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से लिखा dx। fy मतलब y, ये dy, -1 से 1 और ये 2 से 3। x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x²/2, -1 से लेके 1, y का होगा y²/2 और ये होगा 2 से 3। लिमिट डाल लेंगे, कार्य हमारा आ जाएगा x की जगह 1 डाल लूँगा तो यह आ जाएगा 1/2, बीच में आएगा माइनस, x की जगह माइनस डाल लूँगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो फिर से 1/2 आ गया। यह है प्लस, यहाँ y की जगह 3 डाल लूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा 9/2, बीच में आएगा माइनस, y की जगह 2 डाल लूँगा, 2 की घात 2, 4/2, 1/2 से 1/2 गया, 9 में से 4 गया 5, 5/2 या कि ये कहिए 2.5 जूल। अगर ये न्यूटन में है, ये मीटर में है तो जूल, वरना खाली मात्रक। ठीक है, आप अपने आप देख लेंगे कि यहाँ मात्रक लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है।
आपने कहा जब भैया इतना करा दिया तो एक ऐसा क्वेश्चन भी करा दो जिसमें एक्स वाई जेड तीन नो। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये तीनों आते हैं एक्स वाई जेड। मैंने कहा कि एक बल है, इसको ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर आई कैप 2y जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप, और ये किसी वस्तु पे लग के उस वस्तु को 1 1 2 से चलाकर 2 3 4 तक ले गया। मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, बुक में जो मिलेगा वो देख लेना भाई, ठीक है। मैंने आपने से पूछा गया कार्य निकाल लो, कार्य। तो सबसे पहला आपका कार्य ये है, आपका काम ये है कि पहचान करो कैसा बल है, और आपने छठ से मुझे बताया कि भैया ये परिवर्ती बल है। आपने कहा ठीक, एफ डी एक्स एफ डी वाई एफ डी जेड, यहाँ x यहाँ y यहाँ z, मतलब f का वो हिस्सा जो x में है, f का वो हिस्सा जो y में है, f का वो हिस्सा जो z में है। बच्चों कभी भी ये कन्फ्यूजन मत रखना कि जहाँ x होगा वो x होगा, जहाँ y होगा वो y होगा, जहाँ i कैप होगा वो x होगा, जहाँ j कैप होगा वो y होगा, जहाँ k कैप होगा वो z होगा। आपने कहा ठीक, x में कहाँ से गए 1 से 2, y में कहाँ से गए 1 से 3, z में कहाँ से गए 2 से 4। रखो मान, fx का मान है एक्स स्क्वायर साथ में dx, fy का मान है 2y साथ में dy, fz का मान है 3z स्क्वायर साथ में dz, 1 से 2 1 से 3 2 से 4। आपने कहा ठीक, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 1 से 2। कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे जिनको इंटीग्रेशन नहीं पता, जिनको पता है वे झट से कर देंगे। y का होगा y स्क्वायर बटे 2। कुछ ये भी सोच रहे हैं कि 2 का क्यों नहीं हो रहा, भाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो का तो रह जाता है प्लस, कहाँ से 1 से 3 z स्क्वायर का होगा z की पावर 3/3, कहाँ से 2 से 4, 2 से गया 2, 3 से गया 3, यहाँ लिमिट डालेंगे, x की जगह 2 डाल लेंगे, 2 की घात 3 होता है 8, 8/3, बीच में आएगा माइनस, x की जगह डाल लूँगा 1, 1 की घात 3 1/3। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको 3 को बाहर ले लो, यहाँ y स्क्वायर बचा, y की जगह 3 डाल लूँगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, बीच में माइनस, y की जगह 1 डाल लूँगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 से गया 3, z बचा, z की जगह 4, 4 की घात 3 होती है 64, बीच में आता है माइनस, z की जगह 2, 2 घात 3 होती है 8, 8 में से 1 गया 7/3, 9 में से 1 गया 8, 64 में से 10 गए जाते तो 54, और 54 और 2 56, इसको जोड़ के आप आंसर निकाल लेंगे। 56 और 10 66 में से 2 गए 64, 7/3 प्लस 64, एलसीएम लूँगा तो 3 आ जाएगा, 60 × 120 132 139, ये आ जाएगा 139/3 मात्रक का कार्य हुआ है। ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया बच्चों जिसमें एक्स वाई जेड तीनों आ गए हैं। मैंने x का खाली भी करा दिया, y का खाली करा दिया, एक ऐसा करा दिया जिसमें x y दोनों आए हैं, एक ऐसा करा दिया जिसमें x y z तीनों आए हैं। अब हम एक सवाल अलग से करेंगे और आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं तब बताऊंगा जब आप पूरी ट्राई इसको कर लोगे। आप वीडियो रोकेंगे और आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। आपको कहा गया कि एक बल F है, ध्यान सुनना, और वो बल कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई स्क्वायर के कैप, और इस बल के कारण जो वस्तु है वो 1 2 से चलकर 3 2 तक पहुंची है। अरे यार, 1 2 से चल के 3 1 तक पहुंची। मैं ये अपनी मर्जी से ले रहा हूं तो आप एडजस्ट कर लेना, जो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी बुक में अगर क्वेश्चन मिले तो आप ऐसा कर लेंगे। मैंने कहा पहले पहचान करो कि बल कैसा है। आपने कहा बल ना परिवर्ती है, परिवर्ती बल है तो कार्य होगा क्या, एफ डी एक्स, एक्स भी है वाई भी है, एफ डी वाई, यहाँ एक्स यहाँ वाई, कोई जेड नहीं है तो जेड नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे कैसे पहचान, भाई मैं ना इसको देख रहा हूँ, जे ये है, अच्छा ये जे है, इसको ना थोड़ी देर के बेटा गलत कर दिया मैंने, गलत नहीं मतलब लिखा गया, ये जे कैप है और ये आई कैप है। बच्चों ये देखने का कि यहाँ क्या क्या लिखा जाए, सबसे पहले आप इनको देखो कि आई जे के में कितने हैं। यहाँ 2 हैं, आई कैप है हाँ तो मैंने एक्स लिखा,
आपको पता होगा आई कैप एक्स की दिशा बताता है तो एक्स लिखा, जे कैप वाई की दिशा बताता है लिखा, के कैप नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। आप कहोगे अभी तो लिख दिया था, वो मिस मतलब गलती से लिखा गया इसलिए मैंने लिख दिया। मैंने कहा बताओ एक्स में कहाँ से कहाँ गए, 1 से 3, ठीक। मैंने कहा वाई में कहाँ से गए, आपने कहा 2 से 1, मैंने कहा बिल्कुल सही। आपने झट दे शुरू करना, एफ एक्स एक्स स्क्वायर, एफ वाई वाई स्क्वायर, यहाँ 1 से 3, 2 से 1, एक्स का एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बटे 3, वाई का वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब बटे 3, 2 से 1, 1 से 3। मैंने आगे आपको जल्दी से इसका मान निकाल के दे दो मुझे। आपने कहा एक्स की जगह 3 रखूँगा, 3 की घात 3 27, 27 बटे 3 होता है 9, एक्स की जगह 1 रखूँगा, 1 की घात 3 1, 1 बटे 3, ये तो ये आ गया। वाई की जगह 1 रखूँगा तो 1 बटे 3 आ गया, माइनस वाई की जगह 2 रखूँगा, 2 घात 3 8, 8 बटे 3। आपने कहा 1 बटे 3 से 1 बटे 3 गया, 9 माइनस 8 बटे 3, 9 या 27, 27 में से 8 गए 19 बटे 3, और आपने इसका आंसर बता दिया जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? आप कहोगे गलती कैसे करती है, इतना तो हमने पढ़ लिया। बच्चों गलती क्या है ध्यान से सुनना, और यही यहाँ तक लाने के लिए ही मैंने आपको इतना सारा समझाया अब तक। एक बार अपने आप से देखो कि क्या गलती हुई है। मैंने कहा बच्चों ध्यान से देखो ना, आप ये सोचते आ रहे हैं कि जहाँ x है वो x के साथ लिख दो, जहाँ y है वो y के साथ लिख दो। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तक तो ऐसे ही लिख रहे थे भाई, ऐसा लिख नहीं रहे थे, ऐसा था इसलिए लिख रहे थे। अब मुझे ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर किसके साथ है, ये जे कैप के साथ है, और जे कैप वाई की दिशा बताता है, मतलब ये एक्स स्क्वायर एक्स में नहीं है वाई में है, मतलब ये एफ वाई है। बच्चों एफ वाई मतलब यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा जाएगा वाई स्क्वायर। आपने कहा हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने कहा सुनो ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये बताओ ये आई कैप किसकी दिशा बताता है। आपने कहा पता है एक्स एक्स की दिशा, तो यहाँ कौन सा बल होगा, आपने कहा एक्स दिशा का बल होगा। हाँ तो एक्स दिशा का बल कौन होता है, एफ एक्स। एफ एक्स कहाँ है ये, और आपने लिख रखा है क्या एक्स स्क्वायर, जबकि एफ एक्स है वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा। मैंने कहा ध्यान से देखो ये जे कैप किसकी दिशा बताता है, आपने कहा जे कैप वाई दिशा की, तो ये वाई दिशा का बल है। आपने कहा हाँ, मतलब ये एफ वाई है। हाँ तो एफ वाई कितना है, एक्स स्क्वायर लिख क्या रखा आपने, ये गलती हुई हमारी। आप बस ये सोचते आ रहे कि जहाँ x दिखे वहाँ dx दिखे वहाँ x लिख दो, जहाँ dy दिखे वहाँ y लिख दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। हमें आई जे देखने पड़ते हैं, जहाँ आई कैप है वो एफ एक्स होता है, जहाँ जे है वो एफ वाई होता है, जहाँ के होता है वो एफ जेड होता है। अब क्या करें बच्चों, अगर आपको कभी ऐसा सवाल मिले कि dx के साथ y आ जाए और dy के साथ x आ जाए, तो समझ जाना उस सवाल में कुछ कमी है। ये पूरा सवाल नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। एक्स स्क्वायर होता तब इसका कर पाता, x है ना तो यहाँ x होना चाहिए, y है तो यहाँ y होना चाहिए, लेकिन ये तो ये यहाँ x है यहाँ y है, यहाँ y है यहाँ x है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये सवाल इतना ही है तो आप इसको आगे नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा सवाल नहीं दिया जाएगा। आपको ये कहा जाएगा, ध्यान से सुनना, कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी कि ये बल लगा के उस वस्तु को 1 2 से लेके 3 एक बिंदु तक लेके गए, और वो जो रास्ता था वो रास्ता ये था x बराबर y। ये तो मैंने सबसे आसान दे दिया आपको, हो सकता है कुछ और दे दे, लेकिन आपको बस पहचान इतनी करनी है कि x और y में कुछ संबंध दिया होगा जिससे मैं यहाँ y को हटा के x ले पाऊँ और x को हटा के मैं y लेके आऊँ। तो यहाँ से जैसे ही मैंने देखा कि y की जगह x है तो आपने कहा एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहाँ x की जगह y है तो ये जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। तो आप कहोगे भैया बात तो वही बन गई जो अभी हम कर रहे थे। भाई बात तो वही बनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो गलत था। अब आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं कि dx के साथ हमेशा x नहीं आएगा, dy के साथ हमेशा y वाला नहीं आएगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि i j k क्या है। आपने कहा ठीक है, अब वो जो आप करते हैं वो आप कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को बच्चों, और भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान से रखना। इसी क्वेश्चन को घुमा के उसने एक बार ऐसे दे दिया कि किसी वस्तु पे ये बल लगाया ये, और इसको मूल बिंदु से पहले x दिशा में लेके गए a,0 तक। ठीक है, हाँ जी, ये कुछ नहीं बोल रहा था, बस इतना कहा ये बल है,
इस बल से इस वस्तु को पहले यहाँ से यहाँ लेके गए, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, हमने कहा ठीक है, फिर इसको ऐसे लेके गए y दिशा में a, तक, तो हमें कहा बताओ कितना कार्य हुआ। बल ये था, पहले मूल बिंदु से x दिशा में गए a0 तक, फिर y दिशा में गए a0 से a तक। आपको कहा गया कि कार्य निकाल लो, आपने ये लिखा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मुझे बताना x में कहाँ से कहाँ गए, x में गए 0 से a, तो यहाँ लिखा 0 से a। y में गए हैं a से a, हैं? अरे नहीं भाई, चलना यहाँ से शुरू किया था, तो आपको ये नहीं देखना, यही गलती है, यही कॉन्सेप्ट बेकार है हमारे, अगर हम गलती कर रहे हैं। आप बस ये देखो कि यहाँ से यहाँ गए, इसको छोड़ दो, रास्ता ये है, रास्ता ऐसे लेके गए हम, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो विस्थापन तो हमें रास्ते से मतलब नहीं है, हमें विस्थापन से मतलब है। मैंने आपको बताया था कि कार्य जो है वो विस्थापन पे निर्भर कर रहा है। अगर नहीं बताया तो अब सुन लो कि कार्य रास्ते पे निर्भर नहीं करता, करेगा जब आगे हम संरक्षी और असंरक्षी बल पढ़ेंगे। अभी ये मान लो कि ये संरक्षी बल है, क्या देखो एक साथ सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, थोड़ी सी वो रखेंगे। यहाँ से यहाँ गए 0 से a, ठीक है। आपने कहा ये भी 0 से a गए, लेकिन ये तो दिक्कत है, ये कैसे करें। यहाँ तो y है, होना चाहिए x था, यहाँ x है, होना चाहिए y था। तो आपने कहा अगर ये a है तो ये लंबाई a है, ये a है। आपने कहा ठीक है। मैं कहा ये कोण कितना, आपने कहा अगर ये लंब ये है, ये आधार है, लंब बटे आधार, लंब भी a, आधार भी a से a गया तो 1 आ गया, तो ये बना tan थीटा का मान 1 होता है tan 45 का मान, तो मतलब ये थीटा 45 डिग्री है। नहीं समझ आया किसी को, क्या करूं, पोगो देखो, नहीं समझो। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है a, आधार है a से गया a, 1 tan 45 ऐसा आया। अब बच्चों ये है एक सरल रेखा, बच्चों जो मैं अभी बताया ना कि कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। अगला वीडियो जो हम करेंगे संरक्षी असंरक्षी बल, तब वहाँ आपको बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी ये मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो सीख लो बस, कि ये रास्ता है, अब ये विस्थापन है। बच्चों आपने पढ़ा होगा y बराबर mx प्लस c। ये जेईई मेंस के सवाल इसलिए हैं क्योंकि हमें देखो मैथ्स भी यूज करना पड़ रहा है, ये फिजिक्स नहीं है खाली, फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो लिया था, यहाँ मैथ्स लगा रहे हैं। m है परवणता होती है tan थीटा, tan थीटा कितना आ गया 1, तो ये आ गया x प्लस सी। लेकिन ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से अगर कोई चीज़ रेखा पास कर जाए तो उसका c का मान 0 होता है, तो यहाँ y बराबर x आ गया। जो मैंने आपको अभी सीधा बता दिया था कि y x के बराबर है, जेईई मेंस में ये सीधा नहीं दिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो हमने y बराबर x रखा, अब वही सवाल आगे बन गया, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी बिल्कुल, कि हम ये कर क्या रहे हैं, ये परिवर्ती बल के द्वारा किए गए कार्य है बच्चों, ठीक है। आसान काम नहीं है, लेकिन तुम इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आसान हो जाएगा। मतलब मुश्किल नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक। आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। अभी हमने ये देखा कि बच्चों बल परिवर्ती है, बल x y z मतलब स्थिति पे निर्भर कर रहा है। कई बार बल समय पे भी निर्भर कर सकता है कि समय बदल गया तो बल बदल गया। अब बल बदल गया तो परिवर्ती बल होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें बल समय पे निर्भर करेगा बच्चों में, वो आपको चौथे वीडियो में पढ़ाऊंगा, जहां हम कार्य ऊर्जा पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। अभी कार्य परिवर्ती है, कार्य किस पे निर्भर कर रहा है, आपने कहा कार्य ना स्थिति पे निर्भर कर रहा है, x y z पे निर्भर कर रहा है, लेकिन कार्य समय पे, बल की बात कर रहा हूँ, बल x y z पे निर्भर कर रहा है। अब बल समय पे भी निर्भर कर सकता है, समय पे निर्भर करेगा, समय के साथ बदल गया, बढ़ गया, घट गया, तो तब भी परिवर्ती हो सकता है। ऐसा कार्य कैसे निकाल लें ये हम सीखेंगे जब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों मुझे वहाँ गतिज ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, संवेग की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा पढ़ने के बाद मैं आपको वो कराऊंगा। और करते हैं, कई बार सवाल ऐसे आ जाता है बच्चों, लास्ट सवाल है इंटीग्रेशन का। सवाल ऐसे दे देगा कि किसी वस्तु का विस्थापन x, ऐसे भी हो सकता है, लो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कभी तुम कहो कि ऐसे नहीं बोलना। किसी वस्तु का विस्थापन समय पे निर्भर करता है और कुछ ऐसा है, ऐसे। ये समीकरण हमें दे दी कि क्या है ये विस्थापन, किसका विस्थापन, वस्तु का विस्थापन s समय पे निर्भर कर रहा है इस समीकरण के हिसाब से। और हमें ये कहा गया कि वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। कोई वस्तु है 2 किलोग्राम की, उस पर कोई बल लगाया, बल लगाने से वस्तु में विस्थापन आया, वो विस्थापन समय पे कुछ इस प्रकार निर्भर कर रहा है। हमें कहा गया है कि कार्य निकाल लो,
कार्य 2 सेकंड में, प्रारंभिक 2 सेकंड में कार्य निकालो, कार्य ज्ञात करो। कार्य बच्चों मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो अवेयरनेस ऐसे लिखते हैं कि किसी वस्तु पर कोई बल लगने से उसका विस्थापन जो उत्पन्न होता है वो समय पे इस प्रकार निर्भर करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो इस कार्य बल द्वारा शुरू के 2 सेकंड में, प्रारंभिक 2 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। आपने कहा ठीक है, आ जाओ जी शुरू करते हैं। फिर मैं आपको 1-2 ग्राफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर खत्म करेंगे। S बराबर T²/3, ये विस्थापन है, ये समय है। पहले आप मेरी बात मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। ds/dt, डिफरेंशिएशन में क्या होता है बच्चों, ऐसा कर लो, इसको पावर 3 कर लो, ठीक है, आसान रहेगा। अगर ये पावर 3 है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है, ऊपर 1 कम हो जाती है, बटे 3 से गया 3। क्या होता है ds/dt, विस्थापन बटे समय होता है वेग। तो बच्चों मैंने वही वेग निकाला, वेग हमारा आ गया t²। अगर मैं इस वेग का भी डिफरेंशिएशन कर दूं dv/dt तो आप कहोगे त्वरण आ जाएगा। ये तो हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, ds/dt वेग होता है, dv/dt त्वरण होता है। अगर मैं इसका करूं, अब ये v कितना है, v t², तो हो जाएगा 2t। तो बच्चों मैंने v निकाल लिया, v आ गया हमारा t² और a आ गया हमारा 2t। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये त्वरण समय पर निर्भर कर रहा है? आपने कहा बिल्कुल, मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा त्वरण बदलेगा। और त्वरण कौन बदलता है? बल बदलता है, मतलब बल भी बदल। अरे भाई F बराबर m में नहीं होता क्या? अगर a बदलेगा तो F भी बदलेगा। a समय के साथ बदल रहा है, इसका मतलब बल भी समय के साथ बदलेगा। मतलब यहाँ जो बल काम कर रहा है इस सवाल में, जो हमें सीधा सीधा नहीं दिया, वो एक परिवर्ती बल है और हमें उसका कार्य निकालना है। कार्य तो सूत्र लगाएंगे F/ds। ds क्या है? छोटा सा विस्थापन। कोस थीटा कहाँ गया? अभी मैं ये मान रहा हूँ वस्तु पे बल उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है। आपने कहा ठीक है। F होता है बच्चों m में, यहाँ ds। आपने कहा अच्छा, ऐसा करो ds में dt से भाग करो, dt से गुणा। भाई एक बार सुनते रहो, अगर आपको पता नहीं चल रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी चल जाएगा, मैं बता भी दूंगा क्यों किया मैंने। m a ds/dt, ds/dt होता है v और यहाँ क्या dt। आपने कहा ठीक। m a का मान है 2t, v का मान है t², साथ में dt। समय कितना दिया है? शुरू के 2 सेकंड में। मैंने कहा था कि शुरू के 2 सेकंड में किया गया कार्य। शुरू में 2 सेकंड मतलब 0 से कहाँ तक? 2 सेकंड। अरे प्रारंभिक 2 सेकंड का मतलब है समय 0 से शुरू होकर 2 सेकंड तक गया। m एक नियत है, कितना है m का मान? 2 kg, ये 2 आ गया, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 2 t × t², t की घात 3 dt। तो कार्य आ जाएगा बच्चों हमारा 4, t की घात 3 का इंटीग्रेशन, पावर 1 जोड़ दो तो t की घात 4/4। कहाँ से कहाँ? 0 से 2, 0 से 2, 4 से गया 4, t की जगह रखूँगा 2, 2 की घात 4 माइनस t की जगह रखूँगा 0, 0 की घात 4, 2 घात 4 होता है बच्चों 16। इसका मतलब यहाँ जो भी बल था, हमें सीधा सीधा बल नहीं दिया गया था। क्यों किया हमने इतना काम? कार्य का सूत्र होता है F.ds, F/ds। F है, बल नहीं है, तो F बराबर m में लिखा। A मैंने यहाँ से निकाला, मुझे पता है S दे रखा है, तो मैं ds/dt करके वेग निकाल लूंगा और वेग का dv/dt करके मैं त्वरण निकाल लूंगा, इसलिए मैंने त्वरण कर दिया। लेकिन मुझे समय चाहिए, क्योंकि यहाँ समय की बात हो रही है देखो, तो मैंने dt से गुणा किया, dt से भाग किया। ठीक है, जैसे ही मैंने ds/dt किया, ये बना v और dt यहाँ रह गया। a का मान मेरे पास 2t है, v का मान मेरे पास t² है। मैंने ये सारा लिख के यहाँ काम निकाल दिया। ठीक है, एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, देखना आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन हो तो कर लेना। अब बच्चों अपने लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के, जिसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ग्राफ वाले, जिसमें हमें ग्राफ दे दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि बताओ कितना कार्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है बच्चों, हमें क्या कहा गया कि यहाँ बल है, बल मतलब F, और वो है न्यूटन में। यहाँ बच्चों हमें विस्थापन दिया, हमें कहा विस्थापन S है और ये मीटर्स में है। ठीक है, मीटर में। हमें कुछ ग्राफ ऐसा दिया, सुनना ध्यान से, और हमें कहा गया ये 5 है,
ये 15 है और ये 20 है, विस्थापन है मीटर्स में, यहाँ 0। और ये जो बल है हमारा ये 10 न्यूटन है, यहाँ 5 है। हमें कहा गया कि कार्य निकाल लो। पहली बात, जब भी ग्राफ दे और कार्य पूछे चेक करो सबसे पहले। बच्चों ग्राफ वाले इतने क्वेश्चन है ना, हर चैप्टर में ग्राफ मिलेंगे आपको, इसलिए आपको पहले पहचानना ग्राफ किस किस का है। आपने कहा ये बल और विस्थापन का ग्राफ है। हर ग्राफ से दो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, एरिया की और स्लोप की, क्षेत्रफल की, प्रवणता की। प्रवणता होगी बल बटे विस्थापन, ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्रफल होगा बल गुणा विस्थापन, जो कि कार्य होता है। मतलब अगर मैं इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मुझे कार्य मिल जाएगा। ये भी बात सोचनी है कि कार्य पूछा कहां से कहां गया है। अगर आपसे ये कह दिया, सुनना ध्यान से, लिख रहा हूं मैं पहला पार्ट, मजा आ जाएगा तुम्हें। 0 मीटर से 20 मीटर, ये 20 मीटर तक बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात करो। कृत कार्य ज्ञात करो, ध्यान सुनना। जैसे ही कार्य आया तो आपके दिमाग में आया ग्राफ है, ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें कार्य मिलता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कार्य पूछ ले ग्राफ कुछ और हो, तो अब आप ये मत कहना कि कोई सा भी ग्राफ है क्षेत्रफल निकाल दो। ना ना ना, ग्राफ में ग्राफ होना चाहिए बल विस्थापन का, तभी कार्य निकलेगा, वरना कुछ और करके करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है 0 से 20, आप ध्यान दो 0 से 20 जाना है, मतलब 0 से 20 जाना है ऐसे। या मैं ऐसे कह दूं, इसको नाम दे दूं ए, ये बिंदु है O, तो आपने कहा O से A तक, ऐसा लिख दो ना, O से A तक बल द्वारा कृत कार्य, ये पहला बिंदु है आपका। आपने कहा क्षेत्रफल निकाल दो। क्या है ये? वैसे तो बच्चों इसमें एक त्रिभुज है, एक ये शायद आयत बन रहा है, ये फिर त्रिभुज है, मैं 3 बार कर सकता हूँ, लेकिन ये एक समलंब भी है। जिन बच्चों को नहीं पता वे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर आयत का, फिर त्रिभुज का। जिनको पता है कि एक समलंब है, समलंब क्या होता है? जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं असमांतर हों, उसको समलंब बोलते हैं। तो मैंने कहा इसका क्षेत्रफल अगर आप निकाल दो तो आपको मिल जाएगा कार्य बराबर क्षेत्रफल। कहाँ से कहाँ तक? 0 से A तक का। तो 0 से A तक का ही क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये यहाँ तक का बोल देता तो मैं इतना ही क्षेत्रफल निकालता। बच्चों क्षेत्रफलों का समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। एक समांतर भुजा ये है, कितनी लंबी है? ये 20, प्लस एक भुजा ये है, ये कितनी है? 15, 5, 15 में से 5 गए 10। क्या होता है? लिख लेना कहीं, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये दो समांतर भुजा है, ये पहली भुजा 20 मीटर है, ये है देखो इतनी, 15 में से 5 गई, ये 10 आ गई। इनके बीच की दूरी ये है और ये दूरी बच्चों 10 है, तो यह आ जाएगा 20 और 10 30 गुणा 10 300, 300/2, यह आ जाएगा 150 मात्रक। बच्चों में फिर से, अच्छा अब की बार तो ये न्यूटन मीटर में है, तो सीधा ये आंसर आएगा जूल में। आपने कहा ठीक, ये 150 जूल काम, कोई बल दिया ना, ग्राफ दिया, सीधा क्षेत्रफल निकाल दिया। लेकिन बच्चों अगर यहीं के यहीं मैं आपको बताऊं कि आपसे ये कह दिया जाए, इसी को दोबारा लिख लेना कि A से O तक का कार्य निकाल लो, ऐसा कर लेते हैं। ये तो O से A तक का कार्य है, मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ साथ के साथ। मैंने कहा ये O है, ये A है, इसका नाम देते हैं B। उन्होंने कहा B से O तक जाने में, B से O तक जाने में, यहाँ O से A तक था, यहाँ B से O तक है, जाने में बल द्वारा कृत कार्य है। बल द्वारा कृत कार्य है। क्या करोगे? आपने कहा भाई क्षेत्रफल निकाल देंगे, कार्य मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है, कार्य आ जाएगा क्षेत्रफल। कहाँ तक का? आपने कहा B से यहाँ तक का निकाल लो। ये क्या है? ये एक आयत है, ये त्रिभुज है। जिनको नहीं पता ये छोड़ देना, ये आप समझ जाना, ये फिर से एक समलंब है। समलंब क्या होता है? 1/2 क्षेत्रफल, समांतर भुजाएं, एक भुजा ये, इसको भूल जाना बच्चों भी थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक है बस, ये B तक, ये है 15 और ये भुजा है 10, इनके बीच की दूरी वही है 10, तो यह आ जाएगा 2 से गया 10 5 बार और 15 10 25, 25 पंजे 125, 125 जूल कार्य हुआ। लेकिन बच्चों जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो है बात इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आपको जब आप O से A तक गए तो आप ऐसे चले,
ऐसे चलने का मतलब है विस्थापन प्लस। अरे भाई ये दिशा प्लस होती है, ये दिशा माइनस होती है। आपने कहा ठीक है, मतलब जब मैं कहाँ से चला, ओ से, ध्यान से देखना, ए तक गया, मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये मेरी प्लस दिशा है, और बल भी ऊपर की तरफ है तो बल भी प्लस है। तो मुझे बताओ बल प्लस होने का मतलब बल ऐसे लग रहा है। ये मत सोचना यार बल ऐसे लग रहा है ना, बल की दिशा है ये तो बल बढ़ना है, ये बल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर बल रुक गया, उतना ही है। कभी तुम ये कहो कि बल पहले ऐसे लगा फिर ऐसे लगा, ना 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 ना, बल की दिशा ऐसे है। ऊपर का मतलब, ये ग्राफ ऊपर बने होने का मतलब है कि बल प्लस है, धनात्मक बल है, और ये जो हम दिशा लेते हैं ये हमारी धनात्मक दिशा होती है। बल प्लस है, ओ से ए गया तो मैं गया भी ऐसे। क्या मैंने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में चला? हाँ, आपने कहा थीटा 0, और ये कार्य होता है धनात्मक, तो ये कार्य धनात्मक आया। लेकिन बच्चों जब आप बी से ओ गए, मेरी तरफ ध्यान से देखना, बी से ओ गए तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मुझे बताओ मैं चल विपरीत दिशा में रहा हूँ, बल आगे की दिशा में लग रहा है। आपने कहा आपको कैसे पता बल आगे की दिशा में लग रहा है? मैंने कहा बल ऊपर बन रहा है नीचे। आपने कहा भैया बल आगे बन रहा है, सॉरी बल ऊपर बन रहा है, मतलब ये दिशा है बल की प्लस। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये दिशा हम प्लस लेते हैं, ये दिशा हम माइनस लेते हैं। ऊपर का मतलब है प्लस, तो दिशा ऐसे, ये विस्थापन ऐसे हो रहा है तो वस्तु इस दिशा में चल रही है, तो दोनों एक ही दिशा में हैं। थीटा 0 होगा, कोस 0 1 होता है, तो कार्य आ गया प्लस। लेकिन जब आप बी से ए गए वापस दिशा में, तो विस्थापन है माइनस, और बल लग रहा है ऐसे, थीटा कितना हो गया 180, और कोस 180 होता है माइनस, तो बच्चों यहाँ माइनस 125 जूल लिखा जाएगा। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है बहुत। ओ से बी तक जाते तो 125 जूल काम होता, बी से ओ आए हो तो माइनस 125 जूल काम होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहाँ से कहाँ गए हैं, थीटा कितना रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 इसी को बनाता हूँ, इसी को, बढ़िया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? यहाँ आपने बल लिया, यहाँ आपने विस्थापन लिया, मैंने कहा ऐसे, ये किया मैंने ऐसे, ठीक है, ये घबराना मत। यहाँ 0 है, ये 10 है, ये -5 है, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा फर्क लगे। ये 10 है, ये 5 है, ये -5 है, और बच्चों ये -10 है, ये 10 है, ये -10 है। बल बच्चों हमारा न्यूटन में है, और विस्थापन हमारा मीटर में है। ठीक है, हमें कहा गया कि बताओ, लिख देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, ये कहा है कि वस्तु को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य बताओ। बढ़िया सवाल है, एक बार बस ध्यान से देख लेना। मैं देख लो वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है, 1 घंटा पार हो गया भाई। लास्ट सवाल करेंगे बस हम इसको, ठीक है। हमने कहा A से B तक जाएंगे, A से B तक ले जाने में किसको, वस्तु को, कृत कार्य है। आपने कहा ग्राफ दिया है, हमने कहा ठीक, ग्राफ कौन सा, बल विस्थापन, इसका क्षेत्रफल निकाल ले तो कार्य मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्षेत्रफल निकाल लो, पहले इसका निकाल लो यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से सुनना, क्या वस्तु A से B गई है? आपने कहा वस्तु ऐसे गई है। यहाँ देखो बल कहाँ है, बल ऊपर है बच्चों, ऊपर बल ऊपर है तो बल का मतलब धनात्मक है, ऐसे है, मतलब थीटा कितना 180, जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। मतलब A से यहाँ तक कैसा कार्य होगा, ऋणात्मक। इस आगे देखो, इससे आगे भी बल ऊपर ही है, लेकिन वस्तु चल ऐसे रही है। आपने कहा हाँ, तो मतलब ये कार्य भी धनात्मक होगा। तो आप इसका सीधा ही कार्य निकाल लो। ये यहाँ आ जाओ, यहाँ आपने कहा बल नीचे है, हाँ बल नीचे होने का मतलब बल ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब इस दिशा में। आपने कहा हाँ, वस्तु चल अब भी ऐसे ही रही है, हाँ मतलब ये इस दिशा में। अब देखो बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है, थीटा कितना होगा 0, मतलब ये जो कार्य आएगा वो धनात्मक आएगा। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात है, कोई लोग ये सोचते हैं कि ऊपर का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक और नीचे का क्षेत्रफल हमेशा ऋणात्मक। ना, देख लो ध्यान से, यहाँ आप ऐसे चल रहे हैं ऐसे,
तो आप ऐसे चल रहे हो तो आपका विस्थापन ऋणात्मक है, बल ऊपर है मतलब बल धनात्मक है ऐसे, तो थीटा 180 मतलब ये कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा। मतलब इसका क्षेत्रफल जब मैं निकालूंगा ऋणात्मक आएगा। कितना आएगा बच्चों, ये आयत बन रहा है, देखो ये 10 है, ये 5 है 15 और ये 10, तो यह आ जाएगा 15 गुना 10, नहीं आया भाई 10 और ये 5 15 और ये 10, 15 गुना 10 लंबाई गुना चौड़ाई माइनस 150 जूल। देखो ये बात सच है ना कि ऊपर को हम प्लस मानते थे, ऐसा नहीं है, देखो ऊपर वाला माइनस आ गया क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं। ऐसे चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे वाले को देखो, हम चल ऐसे रहे हैं ऋणात्मक दिशा, बल नीचे है ऋणात्मक दिशा, मतलब ये प्लस आएगा। कितना, ये भी आयत है, ये कितना है देखना, 10 में से 5 गए, ये 5 है, ये नीचे 10 है, मतलब ये 50 आएगा। कैसा, प्लस 50। ऊपर माइनस 150 जूल, ये नीचे प्लस 50 जूल। कुल कार्य कितना हो गया, आपने कहा कुल कार्य हुआ बच्चों माइनस 150 प्लस 50, आप कहेंगे माइनस 100 जूल। कोई मुश्किल चीज़ है क्या, आपने कहा अब हमें समझ आ गया कि हमेशा ये नहीं कहना कि ऊपर वाला जो ग्राफ है वो प्लस आएगा, नीचे वाला माइनस आएगा, ऐसा नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा वस्तु चल किस तरफ रही है, बल किस तरफ लग रहा है। अगर मैं आपको यही कह देता यहाँ से ऐसे ऐसे कि O से A तक बताओ, आप कहते O से A तक ऐसे जा रहे हैं, ये धनात्मक, बल ऊपर है धनात्मक, प्लस आ गया। अगर मैं कहूँ A से ऐसे चल रहे, A ऐसे चल रहे हैं तो ये ऋणात्मक, बल ऊपर है धनात्मक, धनात्मक इंटू ऋणात्मक ऋणात्मक, तो ये धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक ही। मान लो मैं आपको ऐसे कह दूं, ऐसे, ये सुनना, इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी मिल सकते हैं, ठीक है। मान लो ये माइनस 10 है, प्लस 10 है, ये माइनस 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ऐसे मैंने बोल दिया। और मैं आपको कहूँ ऐसे चल रहे हैं, ऐसे यहाँ से O से A तक, तो आप ऊपर देखोगे, ऊपर है बल धनात्मक, ऐसे चल रहे हैं धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं। नीचे है बल ऋणात्मक, चल ऐसे रहे हैं धनात्मक, तो देखो दोनों चीजें धनात्मक तो धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो ऋणात्मक। देखो ऊपर बल ऊपर है धनात्मक, चल ऐसे रहे हैं धनात्मक, तो दोनों तो ये क्षेत्रफल धनात्मक आएगा, ये धनात्मक आएगा, ये ऋणात्मक। लेकिन जैसे ही आप वापस चलने लगोगे ऐसे, तो आप कहोगे बल ऊपर है प्लस, चल वापस रहे हैं माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। बस कॉन्सेप्ट ये था कि हमेशा ऊपर वाले धनात्मक नहीं होते, हमेशा नीचे वाले ऋणात्मक नहीं होते। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। कल के वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा संरक्षी और असंरक्षी बल क्या हैं, उनको कैसे पहचान करें, कल के वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, पढ़ते रहें, धन्यवाद।